हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। टर्म 2 में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको हम सॉल्व करने सिखाएंगे। मैक्स मार्क्स ने आपके लिए इस तरह की क्वेश्चंस डेवलप किए हैं जो आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की एक शॉर्ट समरी पढ़ेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कम टाइम में इफ़ेक्टिवली रिवाइज हो जाए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर की समरी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की इस तरह की ब्रांच है इन विच वी हैव टू स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किसी ना किसी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस कम टाइम में फिनिश हो जाती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो इसी चीज़ को मेज़र करना, इसी चीज़ की स्टडी करनी, किस चीज़ की, कि रिएक्शन खत्म होने की, कितने टाइम में रिएक्शन इज गेटिंग प्रोसीड एंड फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी आर स्टडिंग टाइमिंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स, मैं आपको बता चुका हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मीन्स स्पीड। सपोज दिस इज रिएक्शन ए एंड बी और इससे आपका क्या प्रिपेयर हो रहा है? सीओडी प्रोडक्ट। तो ये ए बी कितने टाइम में सी डी में चेंज हो गए, मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी टाइम लगा, मीन्स इनकी जो भी कंसंट्रेशन चेंज हुई टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्वालिटेटिव रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन when expressed on the basis of visual parameters like change in color, effervescence and change in pressure। कोई कोई रिएक्शन आपने देखी होगी, आपने टेस्ट ट्यूब में एक से ज़्यादा केमिकल मिलाए और कोई गैस रिलीज हो गई, या फिर उसका टेम्परेचर बदल गया, या फिर कलर में चेंज आ गया। होता है, बहुत सारी रिएक्शंस आपने ऐसी की हैं 9, 10, 11, 12 में, सब में। तो वो जो है विजुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ना। तो इस तरह के एनालिसिस को या इस तरह के रेट को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव रेट। सेकंड इज क्वांटिटेटिव रेट। क्वांटिटेटिव रेट क्या होता है? द ट्रू और एक्चुअल रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो रिएक्शन के अंदर हो रहा है सारा कुछ। द ट्रू और एक्चुअल रेट ऑफ अ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट और काइनेटिक डेटा। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेट। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? सपोज करिए रिएक्शन मैंने शुरू करी अभी 10 बजे, रिएक्शन खत्म हो गई 11 बजे, तो उन दोनों का जो 10 और 11 के बीच का जो एवरेज आएगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। जनरली हम एवरेज रेट ही फाइंड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस क्या है? सपोज करो रिएक्शन आपकी चल रही है और रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, आपको 5.5 सेकंड पर रिएक्शन का स्पीड पहचानना है। कि आप ये पहचानना चाहते हो कि 5.5 सेकंड पर जब रिएक्शन शुरू हुई तो उससे 5.5 सेकंड बाद रिएक्शन का रेट कितना था। रेट मीन्स वेलोसिटी कितनी थी। तो आपको फिर एवरेज रेट की जगह पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस। जैसे मैथ्स में यूज़ करते हैं dx अपॉन dt। सो एवरेज रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट और टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को आप कैसे लिखते हो? सपोज करो मैं इसी रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ, तो आई विल राइट डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। बी के लिए डेल्टा बी कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी। दिस इज एवरेज रेट। एंड अगर मुझे इसको इंस्टेंटेनियस वे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी। ये सिंबल जरूर लगाना है क्योंकि दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। इनिशियल रेट। इनिशियल रेट क्या होता है? जिस समय रिएक्शन शुरू हुई, बिल्कुल शुरू हुई, तो उस समय जो स्पीड थी रिएक्शन की, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रेट। द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन हैव नॉट चेंज, मतलब जब आपने दो केमिकल मिलाए तो उस समय रेट, तो उस समय तो रिएक्शन बस शुरू होने ही वाली थी, तो कंसंट्रेशन क्या थी उस समय? कंसंट्रेशन उस समय 0 थी, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ लिखा है। तो इस तरह का जो अगर रेट होता है तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमेशा 0 ही लिया जाता है इनिशियल रेट। फ्रीजिंग ऑफ अ रिएक्शन।
फ्रीजिंग से नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन अ सैंपल इज प्लेस्ड इन द फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस और कोल्ड वाटर एंड सोडियम क्लोराइड टू रिटार्ड और ऑलमोस्ट स्टॉप अ रिएक्शन। अगर हमें किसी रिएक्शन को स्टॉप करना है या उसकी स्पीड को कम करना है, रिटार्डेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको NaCl और आइस में पुट कर देना होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, सपोज दिस इज योर रिएक्शन A प्लस बी एंड इससे क्या बन रहा है C प्लस डी। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो दोनों है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अगर हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें, इक्वल रख दें, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ concentration of reactants with each term raised to power numbers of times it is present in a balanced chemical equation। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग एंड वागे नाम के दो साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था, 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा जरूर। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, सपोज करो मैं इसी रिएक्शन के लिए A प्लस बी एंड C प्लस डी उससे बन रहा है, आई एम राइटिंग रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस सेम इक्वेशन, डेल्टा A concentration upon delta T is equals to delta B concentration delta T is equals to delta C की concentration upon delta T and delta D की concentration delta T। अब जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, ये इनको हम लेंगे नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसमें चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। तो जब ये इसमें चेंज हो रहे हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या साइन लगाना पड़ेगा, प्लस साइन। क्यों, रीजन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर गेटिंग इंक्रीजिंग टाइम बाई टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जा रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट पॉजिटिव साइन। चलिए, रेट एक्सप्रेशन हो गया। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन। जब भी तुम रेट लॉ लिखोगे तो सिर्फ रिएक्टेंट ही उसमें तुमको लिखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं लिखोगे, क्योंकि सब कुछ यहीं से चेंज होकर इधर जा रहा है, ये तो नया बन रहा है, ये तो पहले था ही नहीं। तो सब कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है, रिएक्टेंट्स पर। सो रेट मीन्स स्पीड या वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होता है के, दिस इज कंसिडर्ड एज रेट कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, और हर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। सपोज इसमें डेफिनेशन में क्या बोला कि अगर ये और ये वैल्यू 1 1 हो जाए तो रेट के इक्वल हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, रेट कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसका दूसरा नाम भी है वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रेट लॉ, रेट लॉ, ये जो मैंने पूरा लिखा है दिस इज रेट लॉ, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स विच डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज यही है, और इनकी मैंने यहाँ पर क्या लिख दी है, वो कॉन्सेंट्रेशन ही तो लिख दी है ब्रैकेट में बंद करके। इट कैन नॉट बी रिटिन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो हमने बिल्कुल जो का त्यों वही उतार दिया, तो वो रेट कांस्टेंट गलत हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, सपोज दिस इज रिएक्शन A प्लस 2B और इससे मेरा C और D बन गया। So how many reacting species are there? 3, 1 and 2, 3.
सो दिस इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी एटम्स पार्ट कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, कितने रिएक्ट कर रहे हैं इधर, 1 और 2 3, विच कोलॉइड्स साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज मतलब कि प्रोडक्ट बना दें। इट इज अ थियोरिटिकल कंसेप्ट। तो ये हम देख के भी बता सकते हैं। कोई भी रिएक्शन मैंने बता दी, सामने दिख रही है, सपोज करो मैंने लिख दिया N2 plus 3H2 gives to 2NH3. So what is the molecularity of this reaction? 3 and 1 4. So देख के बता सकते हैं, theoretical data है, क्लियर। लेकिन molecularity can never be zero. molecularity आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो हो गई इसका मतलब वहां पर कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही एक दूसरे के साथ, इसलिए molecularity can never be zero. समझ में आ गया सबके? वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप इसे देख के बता नहीं सकते, आपको इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैसे? एक्सपेरिमेंट से। सो ये क्या होता है, सपोज करो मैं इसी रिएक्शन के लिए लिखता हूँ, लिखने में अलग चीज आएगी, रेट इज इक्वल टू के N2 एंड H2 पावर 3, जो भी आगे नंबर है वो पावर में आ जाता है। सो ये जो पावर्स है ना कंसंट्रेशन की, इनको ऐड कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 3, तो जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करना है सिर्फ, लेकिन जरूरी नहीं कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 ही हो। ये तो थ्योरेटिकल डेटा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर पा रहे हैं कॉपी में, वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा उसमें जितने भी रिएक्शन, उसमें जितने भी पार्टिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे होंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, वही उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे SN1 में आपने पढ़ा कि स्लोएस्ट स्टेप में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ा था, स्लोएस्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे थे, RX और न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1, क्योंकि RX ही पार्ट ले रहा था। SN2 में दोनों ही ले रहे थे, तो वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 हो गया। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, और ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, थ्योरेटिकल डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है। 0, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई तरह के हैं, जैसे 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमारे सिलेबस में बेसिकली 0 एंड 1 ही है, तो हमें यही ध्यान रखना है इन दोनों के फॉर्मूलाज। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? when the rate of reaction does not change with concentration, कि concentration तो बदलती जा रही है लेकिन रिएक्शन की स्पीड नहीं बदल रही। मैं टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल रहा हूँ, और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल रहा हूँ, और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है जो पहले थी वही है, चेंज ही नहीं हो रही। तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो के इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है ये। First order reaction, a reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। जिस रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन बदलने पर बदलता जा रहा है, मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ तो रेट कम हो गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट इंक्रीज हो गया। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिपेंड ऑन रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, जो झूठ हो, मतलब दिखे कुछ और हो कुछ, उसको बोलते हैं स्यूडो। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं नेचर में जिनको देख करके तो ऐसा लगता है कि इनका जो ऑर्डर है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 1 होना चाहिए, बट एक्चुअल में उनका ऑर्डर 1 होता है। सो इसके एग्जाम्पल हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस का, एस्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस आप करा दो, तो ये एग्जाम और एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, जिसमें वाटर एक्सेस में होता है जनरली। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंसीडर्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनमें वाटर एक्सेस में होता है, तो इनका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। एलिमेंट्री प्रोसेस या एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री माने अकेला, so those reactions which
takes place only in single step, only in one step, are considered as elementary reaction. Complex reaction, the reaction in which the balanced equation show a molecularity of 3 or more. Next, rate determining step. किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड होता है? If we want to decide order of reaction of any chemical reaction, then we have to check what is the rate determining step of that particular reaction. And rate determining step is the slowest step of any chemical reaction, which tells us order of reaction. So whatever will be the rate determining step of the reaction means slowest step of the reaction. RD step भी कह देते हैं इसे, RD step, rate determining step या slowest step एक ही बात है. और by with the help of finding rate determining step we can find out the order of reaction of any chemical reaction. The slowest step in the reaction mechanism is rate determining step. Next, half life period. half life period क्या होता है? मेरे पास ये मार्कर है, इसकी आज वेट अगर मैं करूं तो 10 ग्राम है. 6 दिन बाद सपोज करो, मैंने 6 दिन, कुछ भी दिन ले सकते हो आप, 1 साल 2 साल 5 साल, 1 दिन 1 घंटा 5 सेकंड, है ना. तो 6 दिन बाद इसका वेट आधा रह गया. 10 का कितना रह गया? 5 रह गया. समझ आ रहा है आयुषी? ठीक, 5 रह गया. तो इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया? 5 डेज, 6 डेज. अगर सपोज करो ये 1 महीने बाद इसका वेट आधा रह जाएगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा? 1 मंथ. तो हाफ लाइफ पीरियड ये होता है कि जिसमें किसी भी चीज का वेट या क्वांटिटी उसकी इनिशियल क्वांटिटी की हाफ रह जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ पीरियड इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं. द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज हाफ लाइफ. एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सपोज करो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है. एक मिनिमम एनर्जी चाहिए. मान लो मैंने ये टेबल पर रख के मार्कर उठाया, तो मुझे एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत थी कि मैं मार्कर उठा पाऊँ. बट ज़्यादा तो कितनी भी लगा सकते हैं, पर एक कम से कम एनर्जी भी चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए. तो सेम इज विद केमिस्ट्री. तो किसी भी रिएक्शन को शुरू कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए, वी रिक्वायर्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कंसिडर्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो उसे एक्टिवेट कर दे. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ई के नीचे स्मॉल ए लगा करके. द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज over and above their average potential energy to enable them to cross the energy barrier between reactant and products. इन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट करके यहाँ पर लिख कर दिया है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सपोज जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ A+B, तो क्या होगा? डायरेक्ट AB प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बन गया. जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि A और B एक इंटरमीडिएट बना हो, तब जाके फाइनली AB बना हो. तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. द हाईली एनर्जेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. हाईली एनर्जेटिक होता है, इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल है. अनस्टेबल मीन्स उसमें एनर्जी ज़्यादा है. भाई छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें देखा है आपने, इधर उधर भगे फिरते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा है, तो अनस्टेबल है, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते. सेम इज विद दिस. तो इसलिए फिर ये बाद में किस में ब्रेक हो जाता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में. द हाईली एनर्जेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन. जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के कोर्स के ड्यूरेशन में एक हाईली एनर्जी वाली कुछ आइटम बनी जो कम स्टेबल थी, लेस स्टेबल थी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, which correspond to the peak of curve in the energy profile diagram for the progress of the reaction. अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये रिएक्शन शुरू हुई, बिल्कुल ऊपर तक गई और फिर नीचे आ गई. तो ये वाला जो एरिया है, जो पीक है, इस पर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई होगी बिल्कुल जीरो एनर्जी से, फिर यहाँ पर आते आते एनर्जी कम हो गई. लेकिन ये जो पीक वाला एरिया है, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? हमने रिएक्शन शुरू कराई, टेस्ट ट्यूब में केमिकल्स ऐड करे, अब वो रिएक्शन हो रही है 10 घंटे में, इतना टाइम किसी के पास नहीं है.
तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देते हैं या कुछ एलिमेंट्स एटम्स मिला देते हैं जो उस रिएक्शन का स्पीड मतलब रेट मतलब वेलोसिटी उसको बढ़ा दे, उसको ज़्यादा कर दे। तो रिएक्शन 10 घंटे की जगह कब हो गई, 1 घंटे में हो गई। तो समझ गए कैटेलिस्ट क्या है, जो किसी को इंस्पायर कर दे कि जल्दी रिएक्शन हो जाए। सब्सटेंसेस विच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ कैटेलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट बढ़ा देते हैं, कुछ कैटेलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट कम भी कर देते हैं। तो जो कैटेलिस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, दीज कैटेलिस्ट कंसीडर्ड एज कैटेलिटिक प्रमोटर, और जो रेट को कम कर देते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज कैटेलिटिक पॉइजन, कैटेलिटिक पॉइजन। Lifetime of reaction, the time in which 98% of reaction is completed is considered as lifetime of reaction. Effective collision, इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, देखो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ए है ये बी है रिएक्टेंट, उनके बीच में कोलिजन होंगे बहुत, तब जाके तो प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो मैंने 100 ए लिए और 100 ही मेरे बी हैं, तो इस सारे के सारे कोलाइड नहीं होंगे। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो इनके बीच में कोलिजन हो रहे हैं, तो इस 100 के 100 में कोलिजन होके इनके बीच से प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। कुछ कोलिजन होंगे जो अच्छे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हल्के से हो गए, टकरा के निकल गए। कुछ कोलिजन होंगे बिल्कुल परफेक्टली होंगे, परफेक्टली जुड़ गए, तो प्रोडक्ट उन्हीं रिएक्टेंट से बनेंगे जिनके बीच में परफेक्ट कोलिजन होंगे। समझ रहे हो बात। तो इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन आपको खुद ही पता चल गई, जो कोलिजन प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आए उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जहां इफेक्टिव हो गया, जहां बिल्कुल ढंग से कोलिजन हो गया, बिल्कुल परफेक्टली हो गया, वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो द कोलिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। आर्हेनियस इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए बस, K = A माइनस ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। कॉन्स्टेंट होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है K, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर केल्विन में लेना। बोल्ट्जमैन फैक्टर, जो पूरी जो टर्म है यहाँ पे वैसे स्मॉल ही आएगा, E माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज कंसिडर्ड एज बोल्ट्जमैन फैक्टर एंड दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। Mechanism of reaction, the sequence of elementary steps leading to overall stoichiometry of a reaction is known as mechanism of reaction। मतलब mechanism मतलब 4-5 स्टेप होते हैं मोस्टली रिएक्शंस में। तो एक स्टेप हो गया एलिमेंट्री स्टेप, फिर दूसरा स्टेप हो गया वो एलिमेंट्री स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया वो एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप्स का एक सेटअप बन गया, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप हो गए, तब पूरा का पूरा एलिमेंट्री स्टेप्स ने मिलकर क्या बना दिया, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करा दे। द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिएक्टिंग दैट अ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट पॉजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। जिस एनर्जी की वजह से इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, और जब इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए बात, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, कोलिजन थ्योरी, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन, सबको पता है, बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर मतलब जहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हो। जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी, हियर जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ई माइनस ई अपॉन आर टी इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभी ये चीज भी पूछ ली जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, स्मॉल जेड, इट्स द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विच ऑल मॉलिक्यूल्स अंडरगो इन अ यूनिट वॉल्यूम इन अ यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में और पर्टिकुलर टाइम में जितने भी कोलिजन हो गए मॉलिक्यूल्स या आइटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में और पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 308 एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। दो रेट कांस्टेंट है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, एक है 308 और एक है 298 केल्विन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड। फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन हो रही है, तो एवरेज रेट क्या हो सकता है, देखिए हमने माइनस लगाया है, बताया था ना, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और इसकी इंक्रीज हो रही है।
माइनस डी ए अपॉन डी टी माइनस डी बी अपॉन डी टी, और जो भी कोफिशिएंट आगे होता है वो अपॉन में आ जाता है। सपोज करो 3 होता तो यहाँ क्या आ जाता, -1/3। सेम इज विथ सी, एंड ये पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस मीन्स डी लग जाएगा, जहाँ भी डेल्टा लगाया बस वहाँ पर आपको क्या लगा देना है, डी। इंस्टेंटेनियस रेट में आपको डेल्टा की जगह पर क्या यूज करना है, स्मॉल डी। रेट लॉ, चलिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये हमारी रिएक्शन हो रही है, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, के ए बी, एंड दीज आर द पावर्स ऑफ ए एंड बी। ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं इन चीजों को। चलो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एम एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एन। ओवरऑल ऑर्डर m प्लस एन। अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों को ऐड कर दें, पावर्स को, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को, तो क्या आ जाता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों को वी हैव टू ऐड m प्लस एन, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल। यूनिट्स ऑफ रेट, रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, इसको ध्यान रखना। और अगर प्रेशर की टर्म में यूज कर रहे हैं तो मोल पर लीटर की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। और सेकंड की जगह यहाँ आर भी यूज हो सकता है, मिनट भी यूज हो सकता है, ईयर भी यूज हो सकता है। यूनिट्स ऑफ के, अब के की यूनिट कैसे फाइंड करोगे, सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन ले लेता हूँ, H2 प्लस Cl2 2HCl, तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन एंड क्लोरीन का कंसेंट्रेशन। फाइंड करनी है मुझे यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट, तो यूनिट्स ऑफ रेट अपॉन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन एंड क्लोरीन की कंसेंट्रेशन। तो रेट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा, इससे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड करने को आ सकती हैं, और हर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन यूनिट ऑफ रेट वो सेम होती है, वो ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो, रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए पहले ही बताया था कि वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर इज फाइनल कंसंट्रेशन। T टाइम एंड K, व्हाट इज K? K इज रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, आर नॉट अपॉन 2K। ठीक, तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के जो फॉर्मूलाज हैं वो तुमको ध्यान रखने ही होंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले ही बताया है। चलो, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, यूनिट्स ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स, और आर इनवर्स भी हो सकती है कहीं कहीं, और ईयर इनवर्स भी हो सकती है, लेकिन जनरली यही काम में आती हैं, सेकेंड एंड मिनट वाली। चलो, द रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट, दिस इज रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। कहीं कहीं पर ए नॉट अपॉन ए की जगह ए अपॉन ए माइनस एक्स भी आपको लिखा मिल सकता है। इसका मतलब है ए का कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन, जब वो रिएक्शन चालू हो गई तो कुछ चीज खत्म हो गई वहां से। तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन। T इज टाइम, स्लोप, स्लोप भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो स्लोप होता है वो -K अपॉन 2.303 के इक्वल होता है, और ए और टाइम का जो ग्राफ आता है, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। एक चीज और बता देता हूँ,
एक होता है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। एवरेज लाइफ इज 1.44 इंटू टी हाफ। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये उनके लिए होता है जनरली वही डिके कांस्टेंट यहाँ से फाइंड करा जाता है। चलो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलिए अब कुछ प्लॉट्स या ग्राफ्स पढ़ लेते हैं, इनको ध्यान रखना। टाइम और मास ऑफ सॉलिड के बीच में अगर ग्राफ बनाया गया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास कम होता जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन हमारी खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे मास ऑफ सॉलिड जो है रिएक्टेंट्स का वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ शोड इंक्रीज इन द अमाउंट मास ऑफ सॉलिड और टाइम इन मिनट। एक इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है। अगर ये ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स के लिए है, और अगर ये ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स के लिए है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का टाइम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और रिएक्शन के टाइम का बीच का ग्राफ इस तरह का होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्शन का टाइम कम होता जाएगा। सीधी सी बात है, मैं पानी को अगर उबालूंगा तो पानी जल्दी भाप बन करके उड़ता चला जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्राफ शो द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। नाउ इस रेट एंड टेम्परेचर, रेट और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जनरली। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन की मॉलिक्यूल के बीच में टकराव होने लगेगा, कोलिजन होने लगेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन में कोलिजन का नंबर बढ़ जाएगा। जब कोलिजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बनने लगेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात? दीज आर माई पार्टिकल्स। अभी नॉर्मल स्पीड पर रिएक्शन हो रही है, मैं यहाँ टेम्परेचर मैंने आग लगा दी इधर, तो क्या होगा, ये पार्टिकल भगने लगेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। भगेंगे कहाँ, एक दूसरे से टकराएंगे ही, एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी कि जो रिएक्शन 1 घंटे में हो रही थी हो सकता है वो जल्दी हो जाए। तो रेट और टेम्परेचर ग्राफ हमेशा ऐसा ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम और गैस के वॉल्यूम का ग्राफ इस तरह का आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ इस तरह का आएगा। रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, जैसे जैसे हमारा रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी उसी के रेस्पेक्ट में रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। चलिए ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट summary of this chapter. In next session we will discuss about questions of this chapter. ठीक।